नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का ईपीएफओ का एग्ज़ाम के लिए जो आपका होगा एओ और ईओ के लिए, ठीक है ना। जो आपका 5 सितंबर को है। तो मॉडल पेपर 7 हम कर रहे थे सॉल्ट, और क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे आप वो होंगे आपके 61 से लेकर 80 तक। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन लिखा POP3 एंड द IMAP आर द ईमेल अकाउंट इन विच। तो ये दोनों जो आपके होते हैं ये आपके सिर्फ कनेक्टेड होते हैं बाय सर्वर, और बाय सर्वर कनेक्ट होते हैं, और ये सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए आपके क्या होते हैं, ईमेल को होते हैं। तो लिखा ये आंसर जो बनेगा, वन ओनली हैज़ टू बी कनेक्टेड टू दी सर्वर टू सेंड एंड रिसीव ईमेल। दोनों थोड़ा सा अलग है। अगर मैं POP की बात करूँ ना यहाँ पे, जैसे पहले IMAP की बात कर लेते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं, व्हेन वी सेट अप एन ईमेल एड्रेस इन एन ईमेल क्लाइंट देन वी नीड टू डिसाइड इफ़ वी वांट टू सेट अप एज द POP3 और IMAP। अब जैसे IMAP का जो स्टैंड करता है, ये करता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल के लिए। इसमें क्या होता है कि जो आपकी लोकल डिवाइस होता है उसमें आपकी जो क्या होते हैं मैसेजेस आपके क्या नहीं होते, सेव नहीं होते। सीधे आपका जो होता है वो सर्वर के थ्रू आपका मैसेज चला जाता है, किसी भी तरीके की आपकी सेविंग्स देखने को नहीं मिलती वाई फोल्डर। तो लिखा हुआ है, it is an advance and allow the user to see all the folders on the mail server. In IMAP the message doesn't remain on the local device। मैंने जैसे बताया कि IMAP में क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल में आपका किसी भी तरीके का जो मैसेज होता है वो लोकल डिवाइस पे आपका क्या नहीं होता, आपका वहाँ पर आपका सेव नहीं होता है। इट रिमेन्स ऑन द सर्वर। और ये कहाँ पर रहता है, आपका सर्वर पे आपका सेव रहता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। POP की अगर बात करूँ, POP3 जो आपका है ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। ये आपका बिल्कुल उल्टा है। तो ये लिखा, इट इज़ अ सिंपल प्रोटोकॉल दैट ओनली अलाउ द डाउनलोडिंग मैसेज फ्रॉम इनबॉक्स टू द कंप्यूटर। तो इसका काम क्या है, डाउनलोड करना मैसेज को इनबॉक्स से आपके कंप्यूटर पे। इन POP3 द मेल रिमेन्स ऑन द लोकल डिवाइस। इसमें आपका किस में रह जाती है, मेल जो आपकी होती है वो लोकल डिवाइस पे आपकी सेव हो जाती हैं, कंप्यूटर या फिर मोबाइल पे। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपके ईमेल है, तो ईमेल एक जैसे आपका जीमेल आप यूज़ करते हैं, तो आपने देखा होगा जो आपके जीमेल पे मैसेज होते हैं वो आपकी लोकल मेमोरी पे सेव नहीं हो, ये आपके लोकल मेमोरी पे सेव नहीं होते। मेमोरी पे आपके याद रखना, वो लोकल मेमोरी पे नहीं होता। आप देखेंगे तो अगर कोई फोल्डर देखेंगे तो जीमेल से रिलेटेड आपको फोल्डर देखने को नहीं मिलेगा। तो मेनली जो होते हैं वो आपके केवल किस में होते हैं, जीमेल का जो आपका सर्वर होगा, जो आपके क्या होगा, इनबॉक्स होगा, वहीं पे आपके क्या होंगे, सेव होंगे। तो जो हम यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, आपका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल आपका यूज़ किया जाता है मेनली। अच्छा, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 1998 में आपका सेटअप किया गया था लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट में लियो में किया गया था, जो लगभग आपका 408 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपका अवस्थित है। 408 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। अगर देखा जाएगा आपका किससे, लिथोस्फीयर से, या जो अर्थ क्रस्ट है उससे 408 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये अवस्थित है। लियो जो मेनली होता है ये लेस देन होता है 2000 किलोमीटर आपका लियो होता है। उसके बाद मियो होता है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट होता है। तो ये आपका 2000 से लेकर और कहाँ तक होता है, 20 के मतलब 20,000 तक होता है, किलोमीटर तक होता है। और उसके बाद जो आपका हाई अर्थ ऑर्बिट आता है वो आपका 20 के से लेकर ये लगभग 36 के आसपास होता है। तो ये आप याद कर सकते हैं, हाई अर्थ ऑर्बिट। तो पहला लिखा हुआ है कि द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज अ मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट। बिल्कुल सही है, आपका ये लो अर्थ ऑर्बिट में सेट है। 3 BHK आपका ये कंपार्टमेंट है। अच्छा, नेक्स्ट लिखा होता है ISS प्रोग्राम इज अ मल्टीनेशनल कोलैबोरेटिव। बिल्कुल सही है, मल्टीनेशनल है, एक देश का इसमें आपका सहभागिता नहीं है, कई सारे देश इसमें है। लिखा हुआ बिटवीन द 4 पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसीज। तो 4 नहीं है, 4 की जगह यहाँ पे 5 आ जाती हैं, ठीक है ना, 5 आ जाती हैं। उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे, जैसे जाक्सा आपकी, रॉसकॉस्मोस आ जाती है, नासा आ जाती है, CSA आ जाती है, ASA आ जाती है। तो 5 ये आपकी क्या है, बोल सकते हैं स्पेस एजेंसीज वर्ल्ड की, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया ISS को बनाने के लिए। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, आपका आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो लिखा हुआ है, देख लीजिए, स्पेस वॉकर कंप्लीट 4 years ऑफ द पावर अपग्रेड फॉर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लिखा हुआ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहला पॉइंट लिखा हुआ, द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज अ मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन द लो अर्थ ऑर्बिट। तो मैंने बता दिया 408 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। नेक्स्ट लिखा होता है ISS प्रोग्राम इज अ मल्टीनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन द 5 पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसी। उसमें एक तो नासा आ जाती है आपकी यूनाइटेड स्टेट्स की, रॉसकॉस्मोस आ जाती है आपकी रशिया की, जाक्सा आ जाती है आपकी कहाँ की, जापान की, ESA आती है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और कनाडा की आती है आपकी कौन सी, CSA। तो ये आप याद कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखा होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन द मॉडल। ये तो मैं बता दिया था आपको, द ओनरशिप एंड यूज ऑफ द स्पेस स्टेशन आर स्टेबलाइज बाय द इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटीज एंड द एग्रीमेंट।
The ISS serves as a microgravity in the Space Environment Research Laboratory, in which scientific experiments are conducted in the astrobiology, astronomy, meteorology, physics, and the other field. The station is suited for the testing of the spacecraft system and the equipment required for the possible future long duration mission to the moon and the Mars. अच्छा नेक्स्ट लिखो, इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट इन द स्पेस एंड द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द लो अर्थ ऑर्बिट, रेगुलरली विजिबल टू द नेकेड आइज। आपका जो क्या बोलते हैं, आपकी नंगी आंखें होते हैं, उससे भी आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। द ISS सर्कल्स द अर्थ इन द रफली 93 मिनट्स, कंप्लीटिंग द 15.5 ऑर्बिट्स पर डे। तो ये पृथ्वी का एक चक्कर 93 मिनट में क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है। एक दिन में लगभग 15.5 के आसपास ये चक्कर आपका कंप्लीट कर लेता है। अच्छा ये भी आपने याद रखना है कि चाइना भी अपना क्या कर रहा है, एक चाइना पर्सनली अपना शायद से रशिया के साथ मिलकर कर सकता है कि अपना एक स्पेस स्टेशन सेट कर सकता है आने वाले फ्यूचर में। वो पार्ट्स लगाना स्टार्ट कर चुका है धीरे धीरे करके, जो सैटेलाइट्स के थ्रू रॉकेट्स के थ्रू क्या कर रहा है कि आपका लो अर्थ ऑर्बिट में इसके पेंच पुर्जे भेज रहा है, ठीक है ना। तो अभी तो मुझे थोड़ा सा नाम में थोड़ा सा चांगी तो आपका मून मिशन है उनका, थोड़ा सा नाम भूल गया हूँ मैं। चाइना का जो आपका क्या स्पेस स्टेशन मिशन है, तो मैं एक काम करूँगा, इसे कमेंट बॉक्स में आपका डाल दूंगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में ये आपको मिल जाएगा। उस तरीके से रशिया भी कोशिश कर रहा है कि वो अपना पर्सनल क्या करे, स्पेस स्टेशन सेट करे। तो देखते हैं रशिया कब तक करता है और चाइना का कब तक हो पाता है, तो ये मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा ये आपका ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आपको सोलर प्लेट्स दिख रही होंगी, और ये बीच में आपको जो पॉइंट दिख रहा है, ये आपका जो पॉइंट है, यहीं पर आपका क्या 3 BHK रूम आपको देखने मिलता है। यहीं से आपके कई सारे मिशंस को देखा जाता है, और बोल सकते हैं आपका जो स्पेस है उसे मेजर किया जाता है, या फिर उसके बारे में जानकारी निकाली जाती है। अर्थ के आसपास जो आपकी 3 तरीके की जो ऑर्बिट्स मिलती हैं वो मिलती है। एक तो लो अर्थ ऑर्बिट मिलती है, तो अब मैंने बता दिया आप, ये लगभग 2000 के आसपास तक होती है, 2000 किलोमीटर तक आपकी देखने को मिलती है। उसके बाद मिडिल अर्थ ऑर्बिट होती है, लगभग 20,000 तक होती है आपकी किलोमीटर तक, 2000 से लेकर। और फिर ये जो होती है लगभग 36,000 किलोमीटर तक होती है, जो हाई अर्थ ऑर्बिट होती है। तो ये आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। तो इसके बारे में बोल रहा है कि कौन कौन से टर्म्स आपके सही हैं। तो लिखा हुआ है, द टर्म ऑफ द चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी शैल बी 1 ईयर। बिल्कुल सही है। जो आपकी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी होती है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत, वो आपकी 1 साल के लिए ही बनाई जाती है। बिल्कुल सही है। और इसको 2 साल के लिए आपका क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ये भी सही है, ठीक है ना, इमरजेंसी केसेस में। तो बोथ आर दी करेक्ट। चलो पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। लिखा हुआ दिस कमिटी सेल एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट द एडिशंस ऑफ द एनी इंडस्ट्री एंड द ऑक्यूपेशन टू एक्सक्लूड द प्रोहिबिट द चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट। द कमिटी सेल कंसिस्ट ऑफ द चेयरमैन एंड द अदर मेंबर नॉट एक्सीडिंग इन टोटल 10। याद रखिए कि इसमें आपके 10 मेंबर से ज़्यादा आपके यहाँ पे नहीं हो सकते, उसमें आपका चेयरमैन भी इंक्लूडेड होगा। The committee shall have the power to regulate its own procedures. The committee may, if it deems it necessary so to do, constitute one or more subcommittees। अच्छा अगर कमेटी को इस तरीके से लगता है कि जो आपके मामले हैं उन्हें सॉल्व करने में उससे दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो आपने अपनी क्या कर सकती है, सब कमिटीज़ का फॉर्मेशन कर सकती है। पर याद रखिए जो मेन कमेटी होगी उसमें आपके 10 से ज़्यादा आपके क्या नहीं होंगे, आपके मेंबर्स नहीं होंगे। नेक्स्ट लिखो द टर्म ऑफ द चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी सेल बी 1 ईयर। ये कितने साल के लिए होती है, 1 साल के लिए होती है, जो आपका 2 साल के लिए भी एक्सटेंड की जा सकती है, विच मे बी एक्सटेंडेड फॉर द 2 ईयर्स। अच्छा लिखा हो द ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ द अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे बी अपॉइंटेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी। याद रखिए कि अगर देखा जाएगा जो इसके मेंबर होंगे वो आपके इस रैंक से नीचे नहीं होने चाहिए, आपके अंडर सेक्रेटरी जो होते हैं, तो सिंपल सी बात है सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके आए हों। अच्छा नेक्स्ट लिखा हुआ इंपॉर्टेंट फीचर क्या है एक्ट के, तो लिखा हुआ चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड इज 14 ईयर्स ऑफ द एज। याद रखना चाइल्ड लेबर को देखा जाता है तो एक तो 18 प्लस होता है आपका, और एक आपका हैजार्डस वर्क के लिए आपकी कितनी होती है, 14 प्लस ही होती है, ठीक है ना। अब जैसे ये है देख लीजिए कि छोटे मोटे काम के लिए आप अगर छोटे मोटे काम है जैसे आपका बोल सकते हैं वेटर वगैरह हो गया, या फिर आप सर्व कर रहे हैं, कुछ भी सर्व कर रहे हैं, तो वो आप वहाँ पे 14 साल के 15 साल 14 साल प्लस हैं, अगर 15 साल 16 साल 17 साल के हैं तो चलेगा। पर हैजार्डस वर्क के लिए आपकी एज कितनी 18 प्लस होनी चाहिए। हैजार्डस मतलब जैसे आप किसी मील में काम कर रहे हैं, आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पर क्या हो सकता है कि थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, लाइफ को थ्रेटन्ड है, तो फिर 18 प्लस आपकी एज होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा नेक्स्ट लिखा एस्टेब्लिशमेंट, तो लिखा इंक्लूड अ शॉप, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, वर्कशॉप फर्म, रेजिडेंशियल होटल्स एंड द रेस्टोरेंट ईटिंग। वर्कशॉप लिखा हुआ है एनी प्रीमाइसेस wherein any industrial process is carry on, और occupier है the person who has ultimate control over the establishment or the workshop।
अच्छा नेक्स्ट लिखो द एक्ट अंडर इट्स शेड्यूल प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट नो चाइल्ड सेल बी एम्प्लॉयड और द परमिटेड टू वर्क इन। कहाँ पर नहीं हो सकता देख लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट, कैटरिंग और द कंस्ट्रक्शन बाय द रेलवे, माइंस, फाउंड्रीज, power looms, cement manufacturers, mica cutting and the splitting, select manufacturing, soap manufacturing, building and the construction, manufacturing of the pesticides and the insecticides, paper making और oil refinery। यहाँ पर कम से कम आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। फायर क्रैकर हो गया, शॉप हो गया, स्लाउटर हाउस हो गया, जो आपकी मीट की दुकानें होती हैं वहाँ पर, मैन्युफैक्चर ऑफ द माचिस, जो आपके मैचेस होते हैं, जो माचिस होती है उसके लिए, एक्सप्लोसिव और फायरवर्क के लिए भी आपकी 18 प्लस होनी जरूरी है। 14 प्लस में आपको काम नहीं दिया जाएगा। अगर आप डोमेस्टिक सर्वेंट हैं तब ये काम करता है, ऑटोमोबाइल वर्कर्स हैं, गैराज में काम करते हैं तब काम करता है, ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल्स, मोटल्स, टी शॉप, रिजॉर्ट, स्पा। अब ये देख लीजिए अगर यहाँ पर है और छोटा मोटा काम किया जाता है तो 14 प्लस चलेगा, ठीक है ना। अच्छा कारपेट वीविंग इंडस्ट्री, क्लोथ प्रिंटिंग, डाइंग एंड द वीविंग में अभी आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ द पावर टू अमेंड द शेड्यूल, तो लिखा हुआ द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द गिविंग द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट्स नॉट लेस देन द 3 मंथ नोटिस ऑफ इट्स इंटेंशन सो टू डू। तो ये याद रखिए कम से कम जो आपका नोटिफिकेशन हो जाए 3 महीने के अंदर, आपका 3 महीने के पहले होना चाहिए। मे एट एनी ऑक्यूपेशन और द प्रोसेस टू द शेड्यूल एंड द देयर अपॉन द शेड्यूल शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अमेंडेड अकॉर्डिंगली। अच्छा लिखा हुआ है कंडीशन ऑफ द वर्क, क्या है कंडीशन ऑफ द वर्क बच्चों के लिए, तो ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। लिखा हुआ नो चाइल्ड शैल बी रिक्वायर्ड और परमिटेड टू वर्क इन द एक्सेस आवर। जितना काम अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 9 to 5 जॉब होती है आपकी और इसमें आपको 8 घंटे के लिए जॉब करना पड़ता है, तो आप उससे क्या नहीं करा सकते, एक्स्ट्रा वर्क नहीं करा सकते, एक्सेस वर्क नहीं करा सकते। तो ये थोड़ा अपने दिमाग में रखना है। जैसे 8 घंटे तो आप जानते हैं 8 घंटे में से 1 घंटा क्या होता है आपका, मान लीजिए कि आपका जो लंच ब्रेक होता है उसको हटा दे तो 7 घंटे के आसपास आपकी जॉब होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है द पीरियड ऑफ द वर्क ऑन ईच डे सो फिक्स्ड होना चाहिए दैट नो पीरियड सेल एक्सीड द 3 आवर्स एंड दैट नो चाइल्ड सेल वर्क फॉर द मोर देन द 3 आवर्स बिफोर ही हैज़ हैड द इंटरवल फॉर द रेस्ट और द एटलीस्ट 1 आवर। हर 3 घंटे के बाद आपका क्या होना चाहिए, एक रेस्ट होना चाहिए। तभी मैं बोल रहा हूँ 7 घंटे का है तो एक बीच में अगर रेस्ट आता है तो 3 साढ़े 3 घंटे बाद अगर आपको रेस्ट मिल जाना चाहिए। द पीरियड ऑफ वर्क ऑफ द चाइल्ड शैल नॉट बी स्प्रेड ओवर द मोर देन द 6 आवर। बच्चों के लिए आपका 6 घंटे ये आपने याद रखना है, इंक्लूडिंग इंटरवल टाइम, जिसमें आपका क्या होगा, इंटरवल टाइम भी इंक्लूडेड होगा। जो आपके मैच्योर्स होते हैं उनके लिए कितना होता है आपका, तो वो होता है 8 आवर्स का होता है, जिसमें इंटरवल टाइम भी आपका क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। द टाइम स्पेंड इन द वेटिंग फॉर द आवर्स, नो चाइल्ड सेल बी परमिटेड टू वर्क बिटवीन द 7 PM to 8 AM। रात को काम नहीं करवाओगे, नाइट शिफ्ट उनकी नहीं लगेगी, 7 बजे से पहले छोड़ना पड़ेगा, सुबह 8 बजे के बाद ही वो क्या करेंगे, काम पे आएंगे। नो चाइल्ड सेल बी परमिटेड और रिक्वायर्ड टू वर्क ओवर टाइम नहीं करवाया जाएगा। नो चाइल्ड सेल बी परमिटेड टू वर्क इन द एनी एस्टेब्लिशमेंट और द एनी डे ऑन विच ही हैज़ ऑलरेडी हैव बीन वर्किंग इन अनदर एस्टेब्लिशमेंट। Every child employed in an establishment shall be allowed in each week a holiday or 1 whole day, छुट्टी मिलेगी, which day shall be specified by the occupier in the notice permanently exhibited in the conspicuous places in the establishment। नेक्स्ट लिखा हुआ है एवरी ऑक्यूपायर इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट इन विच अ चाइल्ड वॉज एम्प्लॉयड विद द पीरियड ऑफ द 30 days सेंड टू द इंस्पेक्टर अ रिटन नोटिस कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर। 30 दिन के अंदर जो आपका बोल सकते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए जो आपका ऑफिसर होता है उसको रिटन नोटिस देना होता है कि ये बच्चा यहाँ पे काम कर रहा है। द नेम एंड द सिचुएशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, द नेम ऑफ द ऑक्यूपायर, ये चीज़ें देनी होती है। द एड्रेस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट और द नेचर ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रोसेस। द एवर प्रोविजन डज नॉट अप्लाई टू एनी वर्कशॉप carried on by the occupier with the aid of his family. It is mandatory for the every occupier to maintain a register for the inspections by the inspector at all time during working hours containing the information about the employers. In case of the dispute regarding the age of the child who is employed or permitted to work in the absence of the certificate of the work, such question may be referred to the prescribed medical authorities. अगर ए से रिलेटेड कोई भी बोल सकते हैं अगर डिस्प्यूट देखने को मिलता है तो मेडिकल अथॉरिटीज उसे चेक करेंगे। Whoever fails to give the notice to inspector shall be punished with a simple imprisonment with may be extended to 1 month to fine or both। तो 1 साल 1 महीने की जेल हो सकती है अगर आप गलत जानकारी देते हैं, फाइन हो सकता है, या दोनों चीज़ें देखने मिल सकती है। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेल मेक द रूल्स फॉर द चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट रिगार्डिंग, तो क्लीनिनेस एट द वर्क प्लेस, साफ सफाई होनी चाहिए, डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट एंड द एफ्लुएंट होना चाहिए, वेंटिलेशन और टेम्परेचर का वहाँ पे ध्यान देना चाहिए, डस्ट और फ्यूम वहाँ पे देखना चाहिए ज़्यादा ना हो, लाइटिंग एंड ड्रिंकिंग वाटर कैसी होनी चाहिए, आपकी बेहतर सप्लाई में होनी चाहिए। हुएवर एम्प्लॉयज एंड चाइल्ड इन द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द एक्ट सेल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट और द फाइन और द बोथ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑप्शन इज यूज्ड इन द MS वर्ड टू मेक द फॉर्मेटिंग टू इवन कॉलम डिफरेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट कॉलम।
तो अगर जो आपके इवन कॉलम्स को आपका क्या करता है, अलग करता है। इवन कॉलम्स जैसे आपके जो आपके 2 4 6 इस तरीके से आपका डिफ्रेंशिएट कर देता है ऑल्टरनेट बेस पे, तो ये होता है आपका बैंडेड रोज, ठीक है ना, नहीं कॉलम है ना, बैंडेड कॉलम कौन सा होता है, बैंडेड कॉलम होता है। फर्स्ट कॉलम क्या होता है कि आप फर्स्ट कॉलम में आ सकते हैं, लास्ट कॉलम से आप लास्ट कॉलम में जा सकते हैं, बैंडेड रो में आप क्या जा सकते हैं, इवन रोज में जा सकते हैं। तो बैंडेड कॉलम होता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, इवन कॉलम्स में क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है banded column is used in the MS Word to make the formatting of even column different from the subject column। तो लिखा हुआ है banded column adding color or to alternate columns, ठीक है, आप कलर ऐड ऑन कर सकते हैं। बैंडेड कॉलम आर अवेलेबल इन द डिज़ाइन टैब, आपको डिज़ाइन टैब में मिल जाएगा, ये देख लीजिए टेबल टूल्स है, यहाँ पे व्यू डेवलपर डिज़ाइन के बाद ये डिज़ाइन पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको रो में और कॉलम में आपको कुछ देखने को मिलेंगे आइकन्स। तो हेडर रो आपका हेडर रो है तो आप हेडर रो में आ जाएंगे, फर्स्ट वाले में आ जाएंगे, और यहाँ पे देख लीजिए दूसरा आता है टोटल रो, सारे के सारे आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। बैंडेड रो आपका क्या तो ऑल्टरनेट बेस पे आपका सिलेक्ट हो जाएगा। कॉलम की बात करें, फर्स्ट रो लास्ट कॉलम होता है, सॉरी फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम और बैंडेड कॉलम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक फिल्टर बटन भी होता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट लिखो, एक्सेल कंडीशन फॉर्मेटिंग फीचर्स allow us to apply the cell shading to the every other row in the worksheet by selecting the range we want to apply the banded column and then click the condition। तो किस में कर सकते हैं, देखो फॉर्मेटिंग पे गए, उसके बाद न्यू रूल अंडर होम टैब पे गए, और अप्लाइंग द बैंडेड कॉलम वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो हम क्या कर सकते हैं, MOD, ठीक है ना, आपका ब्रैकेट ओपन करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट ओपन, कॉलम लिख के ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा 2 और ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0 ये लगा देंगे तो आपका सीधा खुल जाएगा। बैंडिंग मतलब होता है एडिंग कलर टू ऑल्टरनेटिव रोज और द कॉलम कॉलिंग द बैंडिंग। इट कैन मेक द डाटा इन आवर वर्कशीट ईजियर टू स्कैन। इससे क्या होता है कि डाटा को स्कैन करना काफ़ी आसान होता है। बैंडेड रोज की बात करें, टर्म बैंडेड रोज आर रेफरिंग टू द सेटिंग और द अल्टरनेटिव रोज इन द वर्कशीट। जो मैंने आपको बताया कि ऑल्टरनेटिव में आप क्या कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। एक्सेल कंडीशन फॉर्मेटिंग फीचर्स अलाउ us to apply the cell shading to every other row in the worksheet। अच्छा नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसर। तो ये होता है आपका ओपन सोर्स, मतलब कि उसे सब देख सकते हैं, तो वो होता है आपका MS वर्ड ऑनलाइन, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन से आप क्या कर सकते हैं, उसे क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन डाल सकते हैं और वो ओपन सोर्स में आ जाएगा। तो लिखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑनलाइन इज अ ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम दैट यूजर कैन टाइप with. It is made by the Microsoft. Its purpose is to allow the user to type and save the document. The first version of the Microsoft Word was developed by the Charles Simoni and the Richard Brody. The first Word version, Word 1.2 was released on the October in 1983. उसके बाद आपका देखो, इसके बाद रिनेम्ड होता है वर्ड 95, फिर वर्ड 97 2000 आया था, फिर आपका जो अभी चल रहा है वो 2010 चल रहा है। 2005 को आपका XP बोला जाता है, विंडोज़ XP आपका 2005 में आया था। उसके बाद 2007 10 आ रखा है, 13 आ रखा है, 16 आ रखा है, और जो मोस्ट रिसेंटली आपका अभी जो चल रहा है वर्ड वो चल रहा है 365। अच्छा माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो इसके CEO अभी सत्या नाडेला है, ये भारतीय मूल के, फाउंडेड हुआ था आपका माइक्रोसॉफ्ट तो ये 4 अप्रैल 1975 को न्यू मैक्सिको यूनाइटेड स्टेट्स में। हेडक्वार्टर अगर देखेंगे रेडमंड वो वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा। चेयरमैन जो अभी हैं वो हैं जॉन W थॉमसन, और फाउंडर थे बिल गेट्स एंड पॉल एलन। तो ये आपने नाम याद रखना है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू प्लेस सेम ग्राफिक इन द सेम प्लेस इन द ऑल द स्लाइड। इसके लिए आपको स्लाइड मास्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्लाइड मास्टर का। तो प्लेस ग्राफिक इन द स्लाइड मास्टर, तो आप क्या कर सकते हैं, सेम ग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं सेम प्लेस के लिए सारी स्लाइड्स पे, तो आप स्लाइड मास्टर यूज करिए। तो लिखा स्लाइड मास्टर इज अ टूल यूज्ड इन द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टू क्रिएट द स्लाइड टेम्पलेट्स। स्लाइड मास्टर कैन सेव द स्लाइड लेआउट्स इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड्स, कलर, फॉन्ट, effect, positioning. One benefit of the using the slide master is that you can make the universal changes to every current and the future slide within your presentation, only adjusting the slide master। आप जानते हैं जैसे आप शुरुआत में आप जब भी कभी पावर पॉइंट खोलते हैं, जैसे ये जो मैं काम करता हूँ, ये जो PDF वगैरह बनाता हूँ, ये आपका पावर पॉइंट में ही बनती है। तो आपका जो स्लाइड है आप बैकग्राउंड कलर रख सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जो नॉर्मली जो होता है आपका डिफॉल्टर सेट होता है स्लाइड मास्टर में, तो आपका क्या होता है सॉरी, तो बैकग्राउंड हो गया, कलर हो गया, फॉन्ट होता है, वो लगभग आपका क्या होता है प्री डिफॉल्टर में सेट होता है। इफेक्ट और पोजिशनिंग आपका सिलेक्ट कर लेते हैं। आगे लिखा हुआ है कि ओनली बेनिफिट ऑफ यूजिंग द स्लाइड मास्टर इज दैट यू कैन मेक द यूनिवर्सल चेंजेस टू एवरी करंट एंड द फ्यूचर स्लाइड विद इन योर प्रेजेंटेशन बाय ओनली एडजस्टिंग द स्लाइड मास्टर। पर आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग रख सकते हैं। वी कैन ऑल्सो एम्बेड द इमेज एंड द अदर ग्राफिक्स दैट वी डोंट वांट टू टच इन टू द स्लाइड एसोसिएटेड विद द स्लाइड मास्टर। द easiest way to place the same graphic in the same place is all slide is placed to the graphic in the slide master। अच्छा नेक्स्ट लिखा हुआ है द हैंड आउट मास्टर कंट्रोल, लिखा हुआ है what the slides on the audience handouts will look like। The slide image placeholder so the where the slide are placed
ऑन द मास्टर, तो क्या व्यू टैब में गए, उसके बाद आपने मास्टर व्यू ग्रुप में गए, क्लिक किया हैंड आउट मास्टर बटन पे, उसके बाद आपने उसे डिस्प्ले पे लाया, ठीक है ना, विंडो विल डिस्प्ले हो जाएगी। मेक एनी चेंजेस टू द हैंड आउट मास्टर बाय द यूजिंग द बटन ऑन द हैंड आउट master ribbon. The notes master in the PowerPoint lets you alter to appearance of the note pages presentation view. Enter the view by the clicking the view tab में गए, in the ribbon, फिर उसके बाद नोट मास्टर पे गए, फिर मास्टर व्यू पे गए, और उसके बाद आपने क्या करें, डिस्प्ले हो जाएगा और नोट मास्टर आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन में आप मेन विंडो में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू सिलेक्ट द वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन। एक हाइपरलिंक यूज करने के बाद आप सेकंड हाइपरलिंक कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए आपका पास टैब बटन होता है, पर अगर हाइपरलिंक आपको बनाना है तो उसके लिए कंट्रोल+K का आपका इस्तेमाल किया जाता है। एक से दूसरे में जाना है तो टैब का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो एक बोल सकते हैं आपका एक डिटेल से सेकंड डिटेल में जाने के लिए टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिखा हुआ इन द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन गो टू द नेक्स्ट हॉटस्पॉट ऑन द करंट स्लाइड, हॉटस्पॉट इंक्लूडिंग द हाइपरलिंक्स, एनिमेशन, ट्रिगर्स, ऑडियो ऑब्जेक्ट एंड द वीडियो ऑब्जेक्ट, प्रेस द टैब। अच्छा, कंट्रोल+Q दबा के क्या कर सकते हैं भाई, तो लिखा हुआ सेव एंड द क्लोज द प्रेजेंटेशन। F7 में होता है चेक टू स्पेल, आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। F1 आपका हेल्प डेस्क होता है, हेल्प पैनल होता है। Alt+S दबाते हैं तो ये होम टैब पे पहुंच जाएंगे, K दबाते हैं तो आप ट्रांजिशन टैब में पहुंच जाएंगे, ये ऑल्ट के साथ की है तो ट्रांजिशन टैब में पहुंच जाएंगे। कंट्रोल के साथ K दबाते हैं तो आप इंसर्ट करते हैं हाइपरलिंक को। कंट्रोल+P दबाते हैं तो ये होता है एनोटेट विद द पेन टूल ड्यूरिंग अ स्लाइड शो, और कंट्रोल+T होता है ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स व्हेन द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द विच टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब ये जो होता है ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है ये मेनली आपका कैसा होता है कि आपका ओपन होता है, पब्लिकली आपका क्या होता है, पब्लिकली क्या होता है, आपका पब्लिक होता है, ओपन होता है, उससे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। आपका सभी के लिए क्या होता है, ओपन होता है। वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर जो है स्पेसिफिक होता है, ठीक है ना, तो पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ है, a horizontal market is one that supply the goods or the to a variety of the industries instead of just one। तो ये पूरी इंडस्ट्री को आप क्या कर सकता है, वैरायटी को क्या करता है, सप्लाई करता है, एक को नहीं। लिखा हुआ है therefore horizontal market software is software that can be used for the several different types of the industries। For example, word processing and the spreadsheets program are the horizontal market application because they can be used by the many types of the businesses and the consumers। Software developers that create the program for the horizontal market typically have a broad audience। इनके पास याद रखना कि horizontal market जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी broad audience देखने को मिलती है, काफ़ी सारे लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। Vertical application सॉफ्टवेयर की अगर बात करूँ तो लिखा है is a business specific एंड द डिज़ाइन फॉर द स्पेसिफिक डोमेन के लिए आपका होता है। जैसे बैंक्स का हो गया, इसके लिए अलग डोमेन होता है, ठीक है ना। आपकी कोई भी अगर फर्म होगी तो उसके लिए अगर स्पेसिफिक आपका करना है, डोमेन बनाना है, तो वर्टिकल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वहाँ पे लगते हैं। एन एग्जांपल कुड बी सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द सर्विसेज इन द होटल्स हो गए, देखो एमिनिटीज सॉल्यूशंस हो गए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज द फैमिली ऑफ द क्लाइंट सॉफ्टवेयर सर्वर सॉफ्टवेयर एंड द सर्विसेज डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। इट वाज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय द बिल गेट्स ऑन द August 1, 1988 एट द कॉमडेक्स। तो हॉरिजॉन्टल से याद रखना ओपन होता है आपका, और ब्रॉड मार्केटिंग होती है, ब्रॉड ऑडियंस होती है, और जो आपके क्या होते हैं, और ब्रॉड कंज्यूमर्स होते हैं आपके। वर्टिकल एप्लीकेशन में क्या होता है, स्पेसिफिक आपको क्या देखने मिलता है, स्पेसिफिक बिजनेस टाइप देखने को मिलता है, स्पेसिफिक डोमेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट के लिखा हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। ये मैं पहले बता चुका आपको। तो लिखा हुआ है कि द नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम हैज़ बीन नेम्ड एज द इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन। बिल्कुल सही है, तो नेशनल को किससे बदल दिया गया था, इंदिरा गांधी के नाम पे बदल दिया गया था। ये 60 और 60 से ऊपर साल के जो आपके बुजुर्ग होते हैं उनके लिए होती है, बिल्कुल सही है। ये उनके लिए जो आपका बिलो पॉवर्टी लाइन BPL कार्ड होल्डर होते हैं उनके लिए ये भी सही है आपका। और ये आपका लॉन्च हुई थी 19 नवंबर 2007 को, तो ये भी आपका सही है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। 2007 में आपकी इंट्रोड्यूस होती है, पर उस समय जो मिलता था वो लगभग जो अलाउंस था, जो बोल सकते हैं अलाउंस के बोल सकते हैं, पेंशन थी वो काफ़ी कम थी, 200-300 रुपये के आसपास थी। लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें बता दी। यहाँ पे देखो एट प्रेजेंट ओल्ड एज बेनिफिशियरीज आर गेटिंग द एनीवेयर बिटवीन द 200 to 1000। अभी जो मुझे लग रहा है फिलहाल में 800 रुपये पर महीने है, रुपीज़ पर मंथ है, ठीक है ना। 800 रुपये पर मंथ जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है वो 800 रुपये पर मंथ है। अच्छा, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम आर लॉन्च्ड अंडर द श्रमेव जयते योजना। तो श्रम सुविधा पोर्टल इसी का है। लेबर इंस्पेक्शन स्कीम इससे रिलेटेड है। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये अलग है। अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना इससे रिलेटेड है, और रिवैम्प्ड राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भी इससे कनेक्टेड है। तो आंसर जो बन जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ एंड फिफ्थ ये आपके आंसर होंगे।
पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ है, श्रमेव जयते योजना वाज लॉन्च टू द सपोर्ट द मेक इन इंडिया कैंपेन फॉर द एनकरेज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट किए। द 5 मेजर इनिशिएटिव दैट आर लॉन्च्ड अंडर दिस योजना आर द डिस्कस बिलो। अब देखो कौन कौन से 5 आपके क्या इनिशिएटिव है। पहला है श्रम सुविधा पोर्टल। द श्रम सुविधा पोर्टल वॉज लॉन्च फॉर द अलॉटिंग द लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर। लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर को LIN बोला जाता है, जो लगभग 6 लाख यूनिट यहाँ पे देखने मिलते हैं, एंड दस अलाउइंग दैम टू फाइल द ऑनलाइन कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द 16 लेबर लॉज आउट ऑफ द 44। अच्छा, लेबर इंस्पेक्शन स्कीम आती है। लेबर इंस्पेक्शन स्कीम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लेबर इंस्पेक्शंस। फिर आता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, आता है UAN has been allotted to the all the workers. The UAN is linked with their bank account, आधार कार्ड एंड अदर KYC जो आपका नो योर कस्टमर डिटेल्स होती हैं उसके थ्रू आपका कनेक्टेड हो जाता है फॉर देयर यूनिक आइडेंटिफिकेशन। इट कंटेन द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द अराउंड द 4.17 करोड़ सब्सक्राइबर इसके अंतर्गत आते हैं। अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना भी है। तो लिखा दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड एज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थ्रू द reimbursement of the 50% of the stipend paid to the apprentice during their first 2 years of the training. A revamped राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना थी aimed to provide a smart card facility to workers belonging to the अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये किससे रिलेटेड है? आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेटेड। भारत में अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है वो आपका कैसा है? बड़ा है बजाय कि इसके ऑर्गेनाइज के, और इसका जो डाटा होता है वो भी कम होता है सरकार के पास। अच्छा, श्रमेव जयते योजना ऑल्सो नोन एज द पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम जयते कार्यक्रम के नाम से भी जानी जाती है, जो PM नरेंद्र मोदी ने आपकी इंट्रोड्यूस की थी। कब लॉन्च की थी? आपकी 2014 अक्टूबर में। तो ये याद रखना कि श्रमेव जयते योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे। नेक्स्ट लिखा द स्कीम वाज लॉन्च्ड एज एन इनिशिएटिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। इट ऑल्सो एम्स टू एक्सपेंड द गवर्नमेंट सपोर्ट टू द इम्पार्टिंग द स्किल ट्रेनिंग टू द वर्कर्स। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर कौन है? अभी नए बने आपके, तो वो है आपके भूपेंद्र यादव। ये आपके नए कौन है? आपके लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर है, ठीक है ना। पहले संतोष कुमार गर्ग थे। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर द नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल। बोल रहा है जो आपकी प्रोवाइड नहीं होती है। तो पहले इट इज़ अ वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर बोथ द जॉब प्रोवाइडर एंड जॉब सीकर वेयर द रजिस्ट्रेशन कैन बी डन ऑनलाइन। बिल्कुल सही है। ये जो आपका है ना नेशनल कैरियर सर्विस, तो इसमें आप जिसको जॉब, मान लीजिए किसी को क्या एम्प्लॉयर्स की ज़रूरत है, वो भी क्या कर सकता है इसमें आपका बोल सकते हैं आपका रजिस्टर्ड हो सकता है, और जिसको जरूरत है जॉब की वो भी इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो ये तो सही है। इट विल प्रोवाइड द कैंडिडेट कैरियर रिलेटेड काउंसिल बाय द इट्स हेल्पलाइन नंबर। बिल्कुल सही है। हेल्पलाइन नंबर के थ्रू आप कैरियर काउंसलिंग ले सकते हैं कि आपको किस बोल सकते हैं आपको किस में आपका अपना फ्यूचर बनाना है, तो आप ले सकते हैं कैरियर काउंसलिंग। अच्छा, इट विल कंडक्ट द सेमिनार इन द स्कूल टू अपग्रेड। नहीं, स्कूल्स में कोई सेमिनार आपका कंडक्ट नहीं होता है। अपग्रेड द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द टूडेज नीड्स, ये आपका गलत है, तो ये आंसर बन जाता है। चौथा भी पढ़ लेते हैं। इट विल प्रोवाइड द बेसिक प्लेटफॉर्म फॉर द सर्चिंग एंड अप्लाइंग फॉर द जॉब। बिल्कुल सही है। सर्च कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जॉब के लिए इस पोर्टल के अंतर्गत, तो आपका ये चौथा वाला सही हो जाता है। तो जो आपका गलत होगा वो होगा कि सेमिनार कंडक्ट नहीं किए जाते हैं स्कूल लेवल पे, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। तो लिखा हुआ है कि यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च द नेशनल कैरियर काउंसलिंग पोर्टल इन द बिड टू मॉडर्नाइज ऑल द गवर्नमेंट रन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। इट विल लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अंडर द एजेस ऑफ द नेशनल कैरियर सर्विसेज NCS प्रोजेक्ट ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। The web portal will be one-stop platform for both the job provider and job seeker, where the registration can be done online. It will provide a basic platform for the searching and the applying मैंने बता दिया for the job on the portal. It will also provide the candidate career related counsel either by the helpline number or by the visiting. आप दोनों तरीके से ले सकते हैं। These centers along with the facility like the job posting, aptitude assessment, job matching, training providers, skill courses and the guidance on the self-employment and the entrepreneurship. It should be noted that the NCS project aims at the transforming all the government runs employment exchange. तो आपका जो थर्ड वाला हो जाता है वो गलत हो जाता है, ठीक है ना, कि आपके जो सेमिनार्स आपके क्या कंडक्ट किए जाते हैं कहाँ स्कूल लेवल पे, तो ये गलत है आपका। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है कैरियर सर्विस जो आपकी होती है NCS एम्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन दोज हु नीड जॉब्स एंड दोज हु वांट टू हायर देम, between people seeking career guidance and the training and those who can provide the counseling and the training. NCS bring the job seekers, employers, counselors, trainers and the placement organizations together on the one platform by offering a convergence of the information that enlightens the minds and the देखो empower people। अब इसमें देखो सारे आ जाते हैं, जिसको ज़रूरत है नौकरी की या फिर जिसे जो आपके वर्कर्स की ज़रूरत है, काउंसलर भी आ जाते हैं, ट्रेनर्स भी आ जाते हैं, और कौन आ जाता है प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आपकी यहाँ पे आ जाती हैं। नेक्स्ट लेकर नेशनल कैरियर सर्विसेज एम्स टू reaching out the people across the country, in particular the youth, through a well-designed structure that comprises an ICT based portal, a country-wide setup of the career center, a multilingual cell,
सेंटर एंड अ नेटवर्क ऑफ द कैरियर काउंसलर्स। सब अदर सर्विसेज ऑफर्ड आर, तो लोकल सर्विस आती है। यूनिक सर्विसेज ऑन द एनसीएस पोर्टल ब्रिंग टुगेदर द हाउस होल्ड विद दोज हु ऑफर द स्पेशलाइज सर्विसेज फॉर द होम लाइक ड्राइवर्स ले सकते हैं, इलेक्ट्रिशियंस हो सकते हैं, प्लम्बर, कारपेंटर्स एंड अदर, ऑल ऑफ होम आर लोकल एरिया सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पर आपका लोकल सर्विस एरिया प्रोवाइडर आ जाते हैं। On one hand, this help the small needs of the household to be addressed smoothly, while on the other hand, it generates the employment for the people at the grassroots. These services provide are the Aadhaar authenticated to ensure security of the household. Aadhaar authentication होता है आपका। Next is information for the entrepreneurs. With the better access to the finance technology in the open market, the self-employment workforce has a huge potential to grow and become the entrepreneurs who could provide the employment opportunity to others. Toward this aim of the encouraging entrepreneurship, NCS brings a collagen for the material and the helpful links for the facilitate the entrepreneurs on their entrepreneurship journey. अच्छा, नेक्स्ट आता है विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटल पेंशन योजना इज करेक्ट। लिखा इट रिप्लेस द स्वावलंबन स्कीम, बिल्कुल सही है। ठीक है। इट वॉज इंप्लीमेंटेड विद एन ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड द पेंशन बेनिफिट टू इंडिविजुअल इन द अनऑर्गनाइज सेक्टर, बिल्कुल सही है, अनऑर्गनाइज सेक्टर के लिए है आपका। दिस स्कीम इज रेगुलेटेड एंड द कंट्रोल बाय द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। नहीं, इसके लिए ये नहीं आती, एम्प्लॉय स्टेट नहीं आता, इसके लिए वो तो कौन सी आती है आपकी, ये आती है आपकी कौन सी, पेंशन फंड आता है आपका, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी आती है, PFRD आता है आपका। तो आंसर जो आपका बन जाएगा गलत होगा, वो थर्ड गलत हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड आपके सही हो जाएंगे कि स्वावलंबन स्कीम का आपका रिप्लेसमेंट ये था। और ये अनऑर्गनाइज सेक्टर के जो आपके कौन होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके लिए ये योजना लाई गई थी, अटल पेंशन योजना। तो आंसर जो बन जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड आपका हो जाएगा। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। लिखा हुआ है स्वावलंबन स्कीम वॉज डिसकंटिन्यूड इन द 2016 एंड वॉज रिप्लेस्ड बाय द मोर कॉम्प्रिहेंसिव रिटायरमेंट फ्रेंडली प्लान नेम द अटल पेंशन योजना। इसमें आप कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं 18 से 40 और 60 साल के बाद आपको लगभग 3000 के आसपास मिनिमम आपको पेंशन देनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अटल पेंशन योजना is a pension scheme introduced by the government of India in the 2015-16. It was implemented with an objective to provide the pension benefit to the individual in the unorganized sector. Unorganized sector वो होता है, मैंने बताया, जिसका डाटा सरकार के पास नहीं होता। जैसे कोई अगर ऑटो चला रहा है तो एक दिन में उसकी एक पर्टिकुलर की नहीं, एक फिक्स कमाई नहीं कि वो 500 रुपये कमाएगा कि 1000 रुपये कमाएगा। दिन अच्छा होगा तो 1500 कमा देगा, 2000 कमा देगा, बुरा दिन होगा तो 1 रुपये भी नहीं कमाएगा। तो इन्हें बोलते हैं अनऑर्गनाइज सेक्टर, जो मार्केट के हिसाब से चलते हैं। अच्छा, दिस स्कीम इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, PFRDA इसको क्या करता है आपका कंट्रोल करता है। This pension scheme is targeted to mitigate the basic financial obligation of the individual that crop up in their retirement phases by the encouraging the saving for an early age. आप सेविंग कर सकते हैं और रिटायरमेंट में आपको फायदा देखने को मिलेगा। The amount of the pension which an individual shall receive is directly dependent on the monthly contribution. तो कैसा contribution होना चाहिए? Monthly contribution they decide to make their ages. Beneficiaries of the Atal Pension Yojana shall receive their accumulated corpus in the form of the monthly payment आपकी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इंप्लीमेंट द प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना एंड द नेशनल पेंशन स्कीम फॉर द ट्रेडर्स एंड द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन। तो NPS ट्रेडर्स के लिए कौन सा है? तो इसके लिए जो आपका करता है वो आपका LIC आ जाती है। कौन से आ जाते हैं? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और कॉमन सर्विस सेंटर, आपके CSC सेंटर जो होते हैं, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, इसके लिए काम करते हैं। ये दोनों इंस्टीट्यूशन जो इंप्लीमेंट करते हैं प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना को और आपका जो नेशनल पेंशन स्कीम फॉर द ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन को। तो लिखा हुआ है The government of the India has introduced the two voluntary and the contributory pension schemes. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM और पेंशन स्कीम फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, किसके लिए होती है? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए होती है। द नेशनल पेंशन स्कीम फॉर द ट्रेड्स एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। अब देख लीजिए आपका जो होता है उसके लिए क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड आपका क्या आ जाता है, वहाँ पर आ जाता है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। वो अपने आप जैसे जितने भी सरकारी होंगे उनकी क्या होती है कि आपके क्या कट जाते हैं, कुछ पैसे कट जाते हैं, ठीक है ना, मंथली। अच्छा, आगे लिखा हुआ है द ट्रेडर्स एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन फॉर द व्यापारी अंडर द सेक्शन 3(1) ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट। ये आप याद कर लेना 2008 का, ये प्रोवाइड करता है ओल्ड एज प्रोटेक्शन को उनको। अच्छा, द स्कीम आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया एंड द कॉमन सर्विस सेंटर। LIC इज द फंड मैनेजर एंड द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेंशन पे आउट। काम किसका होगा भाई? पेंशन देने का LIC का होगा। कॉमन सर्विस सेंटर इज द एनरोलमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनरोलमेंट ऑफ द बेनिफिशरीज थ्रू द इट्स 3.5 लाख सेंटर अक्रॉस द इंडिया। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। दिस स्कीम इन विजाक्स प्रोवाइडेड मिनिमम एश्योर्ड मंथली पेंशन जो होगी 3000 की होगी आपकी आफ्टर अटेंडिंग द एज ऑफ द 60 ईयर, 60 साल के बाद।
आगे लिखा इफ़ द सब्सक्राइबर डाइज, अगर मर जाता है तो उसकी जो वाइफ होगी उसको बेनिफिशरी मिलेगी, वो होगी 50%, जो टोटल जो पेंशन होगी, तो 3000 का आपका कितना हो जाएगा, मिनिमम है ना, तो मिनिमम 1500 मिलने लग जाएगी। फैमिली पेंशन एप्लीकेबल ओनली टू स्पाउस, याद रखना फैमिली पेंशन केवल और केवल किसको मिलेगी, पत्नी को मिलेगी, जो आपको पता ही है, रूल ही है। द मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन रेंज इज 55, आप 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक क्या कर सकते हैं, मंथली कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस स्कीम में, डिपेंडिंग अपॉन द एंट्री एज ऑफ द बेनिफिशियरी। तो मैंने बताया 18 से 40 साल तक आप बीच में क्या कर सकते हैं, इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है हु अमंग द फॉलोइंग विल बी द एलिजिबल फॉर द कवर्ड अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम फॉर द ट्रेडर्स एंड द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन, एनपीएस ट्रेडर। तो लिखा हुआ रिटेल ट्रेडर, शॉपकीपर एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हुज एनुअल टर्नओवर इज नॉट एक्सीडिंग द 1.5। बिल्कुल सही, टर्नओवर जिनका 1.5 करोड़ से नीचे है वो इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं पेंशन के लिए, ठीक है ना। टर्नओवर बोला जा रहा है, टर्नओवर बोला जा रहा है, प्रॉफिट नहीं बोला जा रहा है, टर्नओवर टोटल। अच्छा, 19 ईयर ओल्ड, 18 साल से ऊपर होगा वो व्यापारी इसमें क्या कर सकता है, आपका इनरोल्ड हो सकता है, रिटेल ट्रेडर, शॉपकीपर एंड द सेल्फ। बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है आपका। नेक्स्ट लिखो द व्यापारी हु इज अ मेंबर ऑफ द ESIC EPFO। अरे यहाँ पे EPFO लिख दिया उसने, तो नहीं, यहाँ पे नहीं होना चाहिए आपका, या फिर आपका PMSYM में भी नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है ना। श्रमयोगी मानधन योजना में आपका कनेक्ट नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपका गलत है, ये आपका गलत है, थर्ड वाला गलत है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है द एनपीएस ट्रेडर स्कीम इज मेंट फॉर द ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड द सोशल सिक्योरिटी ऑफ द व्यापारीज, रिटेल ट्रेडर एंड द शॉपकीपर एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हुज एनुअल टर्नओवर इज नॉट एक्सीडिंग द 1.5 करोड़। ये याद रखना, ये फिगर ज़्यादा पूछे जाते हैं, 1 बोल देगा, 1.5 बोल देगा, 2 बोल देगा, 1.5 करोड़ है। दीज रिटेल ट्रेडर्स, पेटी, शॉपकीपर एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन आर मोस्टली वर्किंग एज द शॉप ओनर्स, रिटेल ट्रेडर्स, राइस मिल ओनर्स, oil mill owners and the workshop owners, commission agents, the broker of the real estates, owner of the small hotels, restaurant and the other व्यापारीज। the entry age of the scheme मैंने बता दी थी 18 से 40 साल ये आपकी होती है। एंड द व्यापारी शुड नॉट बी मेंबर ऑफ द ESIC EPF और PMSYM, इसका मेंबर नहीं होना चाहिए, और कोई आपका इनकम टैक्स पेयर भी नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस द 2 वॉलंटरी एंड द कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। कौन कौन सी भाई, तो पहली तो मैंने बता दी आपकी कौन सी, श्रमयोगी मानधन योजना SYM है, पेंशन स्कीम फॉर द अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए, और दूसरी आपके नेशनल पेंशन स्कीम फॉर द ट्रेडर एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जो आपकी NPS ट्रेडर के लिए जो दूसरी वाली है। तो ये दोनों आपके अलग अलग है। तो ये आपका सेक्शन 3, अंडर सेक्शन 3 में आता है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 के तहत, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। इसमें मंथली पेंशन 3000 क्योंकि मिनिमम, और 60 ईयर्स एज के बाद ये आपको देखने मिलेगी। मृत्यु होने पर क्या है, जो पत्नी है या पति है उसको ये क्या मिलेगी, 50% आपकी पेंशन मिलेगी। अच्छा ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मैंने बता दिया था 55 से 200 रुपये तक आप मंथली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इसको देखने वाले कौन है, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो गया जो आपका फंड जनरेट करेगा, और कॉमन सर्विस सेंटर जो आपके क्या एप्लीकेबल होंगे, जो क्या आपके ऑनलाइन फिलमेंट के लिए। अच्छा, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना एंड द नेशनल पेंशन स्कीम फॉर द ट्रेडर एंड द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सनस आर बोथ वॉलंटरी एंड द कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स। ठीक है, ये आपका सही है, दोनों आपकी वॉलंटरी भी है, कॉन्ट्रीब्यूटरी भी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्वैच्छिक, मतलब स्वेच्छा से लिया जा सकता है, आपको फोर्स नहीं करना। वॉलंटरी मतलब होता है फोर्सेबल नहीं होगी, स्वेच्छा से आप ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बोथ स्कीम हैव बीन इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन 3(1) और अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट। बता दो दिया तो 2000, दोनों आपके सही हो जाएंगे यहाँ पे, अभी तो बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। बस इतना याद रखिए, जो आपका कौन सा आता है, जो आपका PMSYM है तो वो आपका अलग चलता है, और जो आपका कौन सा ट्रेडर्स के लिए वो आपका अलग चलता है, ठीक है ना। ये बता चुका हूँ, ठीक है, ये भी बता चुका हूँ, 1.5 करोड़ 18 से 40, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना इज इनकरेक्ट। बोल रहा है कौन सा गलत है, तो लिखा होता है स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। नहीं, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है, लेबर, ये आपकी जो प्रधानमंत्री रोजगार जो है ना, ये दोनों के लिए होती है, अर्बन रूरल दोनों के लिए होती है, पर इसको देखने वाला कौन था, लेबर, आपकी लेबर मिनिस्ट्री होती है। आपकी कौन सी मिनिस्ट्री होती है, लेबर, और लेबर मिनिस्टर मैंने बताया थी कौन है आपके, तो भूपेंद्र यादव है, बताया था भूपेंद्र यादव, ये नए बने इसलिए याद रखना। तो पहला तो आपका गलत हो जाता है कि रूरल डेवलपमेंट के आपके मिनिस्टर ऐसे गिरिराज सिंह है, आई थिंक सो, गिरिराज सिंह, रूरल डेवलपमेंट की यही है ना। एक सेकंड रुकना यार, गिरिराज सिंह ही है, ऐसे नए बने थे ना, गिरिराज सिंह, अगर मिल जाए मुझे, लाया तो था मैं लिख के, गजेंद्र गिरिराज सिंह, रूरल, बिल्कुल सही, गिरिराज सिंह ही आपके, गिरिराज सिंह, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग हो गए, पहले ये आपका किसके पास था, तो नरेंद्र सिंह तोमर के पास था, और उनके पास पंचायती राज सब ये उन्हीं के पास आ जाता था, पर अब अलग हो गया। तो रूरल डेवलपमेंट के आपके कौन है, गिरिराज सिंह है।
और इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, बिल्कुल सही है। तो आपका जो आंसर बनेगा जो सही है आपका सेकंड आपका सही हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नाम लगा तो सेंट्रल सेक्टर होगी। तो लिखा इन दिस स्कीम द गवर्नमेंट पेज द एम्प्लॉय pension scheme share of the 8.33% for the new employee for the first 3 years of their jobs. It is a operation since the August 2016। तो याद रखना आपने कितना कंट्रीब्यूशन है, शेयर जो है वो 8.33% का है। देखो द स्कीम टारगेट द वर्कर्स हु अर्न द वेजेस ऑफ द लेस देन द INR 15,000। अब जिनकी 15,000 रुपये से कम है सैलरी, उनके लिए आपकी स्कीम है, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। और 500 रुपये जो आपका क्या जाएगा, दिन का आ जाएगा। और ये इंप्लीमेंट होती है बाय द लेबर एंड द एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के थ्रू। तो याद रखना कि रूरल डेवलपमेंट इसे नहीं देखता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। आगे लिखा दिस स्कीम हैड द ड्यूल बेनिफिट्स, द एम्प्लॉयर इज इंसेंटिवाइज्ड बाय द इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन द वर्कर्स in the establishment. A large number of the workers will be find the job in the such establishment. A direct benefit is these workers will have the access to social security benefits of the organized sector. अच्छा, तो मिनिस्टर देख लेते हो, नरेंद्र मोदी के पास ही 7/7/2021 को आपकी अपडेट हुई है। तो प्राइम मिनिस्टर के पास कौन कौन से, तो उनके पास एक पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन आ जाता है, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस और जो आपके पॉलिसी इश्यूज आ जाते हैं, और जितने भी दूसरे पोर्टफोलियोज हैं जो किसी दूसरे आपके मिनिस्टर के पास नहीं, तो वो सारे किसके पास आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास आ जाते हैं। अच्छा, कैबिनेट मिनिस्टर की अभी बात करेंगे तो राजनाथ सिंह आपके डिफेंस मिनिस्टर है, अमित शाह आपके होम अफेयर्स एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर है, नितिन जयराम गडकरी आपके रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमण आपके फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर है, नरेंद्र सिंह तोमर के पास एग्रीकल्चर फार्मर वॉरफेयर है आपका। वहीं अगर बात करें सुब्रमण्यम जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर बोला जा सकता है, अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है, स्मृति ईरानी के पास वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, पीयूष गोयल के पास कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जा रखा है, कंज्यूमर अफेयर जा रखा है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जा रखा है, और टेक्सटाइल भी इन्हीं के पास जा रखा है। टेक्सटाइल पहले स्मृति जुबिन ईरानी के पास था। नेक्स्ट चलते धर्मेंद्र प्रधान के पास एजुकेशन चले गए, स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप थी, पहले इनके पास आपका था तो नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम था। प्रहलाद जोशी के पास बदला नहीं है, उनके पास पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोल एंड माइंस यही रहेगा। जो आपके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज पहले नितिन जयराम गडकरी के पास था, अभी नारायण तनु राणे को दे दिया गया। सर्बानंद सोनोवाल जो आपके आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनके पास पोर्ट शिपिंग एंड द वाटरवे दिया गया, जो आपका मनसुख एल मांडविया के पास था, और मनसुख एल मांडविया को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया। इसके अलावा इनके पास आयुष मिनिस्ट्री भी है। मुख्तार अब्बास नकवी के पास माइनॉरिटी अफेयर्स है, वीरेंद्र कुमार जी के पास सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है, गिरिराज सिंह जी के पास रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज दे दिया गया, पहले इनके पास फिशरीज एंड डायरीज थी। ज्योतिरादित्य जो सिंधिया आपके जो पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में चले गए, राजस्थान से आते हैं आपके, तो ये आपके हैं सिविल एविएशन से रिलेटेड, राजस्थान नहीं मध्य प्रदेश से आते हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर इन्हें बनाया गया। रामचंद्र प्रसाद सिंह को आपका मिनिस्टर ऑफ स्टील है। अश्विनी वैष्णव को, ये नाम अपने याद रखना, रेलवे हो गया, अश्विनी वैष्णव को आपका रेलवे कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिया गया। पशुपति कुमार पारस को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज दिया गया। याद रखना डिस्ट्रीब्यूशन किसके पास है आपका, तो वो आपका पीयूष गोयल के पास है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास जल शक्ति बनी रहेगी, इनके पास है। किरण रिजिजू पहले आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उनके पास लॉ एंड जस्टिस चले गया है। नेक्स्ट चलते हैं राजकुमार सिंह जी के पास पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ये बनी हुई है। हरदीप सिंह पुरी जी के पास पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दे दिया गया। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स उनके पास पहले से था। मनसुख एल मांडविया जी के पास ये हेल्थ फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर दे दिया गया। भूपेंद्र यादव जी इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर है, और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भी इन्हीं के पास है। महेंद्र नाथ पांडे जी के पास हैवी इंडस्ट्रीज है। पुरुषोत्तम रूपाला के पास फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग है। कि जी किशन रेड्डी जी के पास कल्चर टूरिज्म एंड द डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। अनुराग सिंह ठाकुर के पास जो आपके हैं, उनके पास ब्रॉडकास्टिंग, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स चले गया है। तो इतना आप याद कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफन स्टेट एट द क्रिटिसिज्म ऑफ द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो लिखा हुआ द स्कीम डजंट इंक्लूड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लीडिंग टू द इंक्रीज आउट ऑफ द पॉकेट। ऐसे नहीं, ट्रांसपोर्टेशन है भाई, अगर किसी को इलाज के लिए तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कौन देगी, इस बीमा योजना के तहत आपका कवर हो जाएगा। तो पहला तो आपका गलत हो जाता है, डजंट लिखा हुआ ना, तो ये आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट, दिस स्कीम इज ओनली लिमिटेड टू इम्पेशेंट ट्रीटमेंट और द हॉस्पिटलाइजेशन, बिल्कुल सही है। आपका कैसा है कि छोटी मोटी बीमारी के लिए ना, अगर जैसे बुखार वगैरह आ रहा है, इसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आपका ये काम करती है। देखा, बिटवीन द 2004 to 2014 RSBY इंश्योरेंस कवरेज हैज रिमेन्ड अनचेंज्ड इवन व्हेन द कॉस्ट ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन हैज गॉन अप। तो ये आपका सही है। तो आंसर जो बन जाएगा सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर। तो मैं जो पढ़ रहा था वही आपका सही था। अच्छा, देख लीजिए, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आपका क्या ये काम करता है। फिर मैंने बताया था ट्रांसपोर्टेशन में भी काम करता है। लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ द आउट पेशेंट ट्रीटमेंट विच द पुअर प्रीफर ओवर द हॉस्पिटल फॉर्म्स द 65.3% आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2016 ब्रोकिंग्स रिपोर्ट, बट दीज आर द नॉट कवर्ड बाय द RSBY 2004 से। तो मैंने बता दिया। अच्छा, लिखा ओनली 35% द एलिजिबल हाउस होल्ड नो द RSBY। याद रखिए, स्टडी बताती है केवल 35% लोगों को ही इसके बारे में पता है।
अच्छा नेक्स्ट लिखा रिकग्नाइजिंग द डाइवर्सिटी कंसर्निंग द पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एम्स टू फैसिलिटेट द facilitate the launching of the health insurance project in all the districts of the states in a phased manner of the BPL workers and the unorganized sector workers. Unorganized sector workers belonging to the BPL category and their family members, family unit of the 5. कितने की होनी चाहिए याद रखिए 5 से बड़ी आपकी फैमिली सेल भी बेनिफिशरी हो सकती है इसके अंदर। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें आपका जो एनुअल प्रीमियम है वो आपका कितना होगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट का 75% होगा और स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन होगा 25% का होगा। 75-25 इसमें आपका कंट्रीब्यूशन है 4-1 का नहीं 3-1 का। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द आर्टिकल्स कंटेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो देख लीजिए आर्टिकल 23 ये आपका और जो आपका 21 है ये तो आपका राइट्स में आता है, तो यहाँ पर आपका कनेक्ट हो जाएगा। 39D आपका किस में आ जाता है, तो ये आ जाता है आपका किस में, DPSP में, तो ये आपका स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो ये भी आपका आ जाएगा। 7 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये जो आपके प्रावधान है सिटीजनशिप से रिलेटेड है, तो यहाँ पे लेना देना कुछ नहीं, आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। तो किसको, 7 को। तो आंसर जो बन जाएगा जो आपका करेक्ट होगा वो 2 को छोड़ के सारे होंगे, तो मतलब फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। तो लिखा आर्टिकल 23 ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बींग्स एंड द बेगर। ट्रैफिकिंग होता मतलब क्या, खरीद फिरौत होती है किनकी, आपके बोल सकते हैं इंसानों की। तो लिखा एट अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ द फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड एंड एनी कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी offense punishable in the accordance with the law. The article makes sure the employers don't pay workers wages below the statutory minimum level. आप कम, अब देखिए जितना 15,000 से कम नहीं दे सकते आप, ठीक है ना, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा 39D में आता है आपका द स्टेट सेल, अभी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया, DPSP में आता है इन पर्टिकुलर डायरेक्ट पॉलिसी टू वार्ड द सिक्योरिंग दैट देयर इज अ इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क। तो राइट टू आपका क्या आता है, राइट टू वर्क आ जाता है आपका, ठीक है ना 39 में। फॉर बोथ द मैन एंड द वुमेन दे सेम टू प्रोटेक्ट द फीमेल लेबर फोर्स इन द बोथ द ऑर्गेनाइज एंड द अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड द नैरो द पे डिस्पैरिटी। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, तो लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और द पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय द लॉ। आगे लिखा प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सनल लिबर्टी इंश्योर नो पर्सन इज ट्रैप्ड अंडर द वेव बाउंडेड लेबर। It also ensures the minimum wages and the stated that the bonded labor should be reorganized by the government. अच्छा डेली रेटेड कैजुअल लेबर वर्सेस, ये आप याद कर सकते हैं, डेली रेटेड कैजुअल लेबर वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया को जो आपका केस था, कोर्ट हेल्ड that if the worker are classified into the regular and the working employees then it lead to the infringement of the article 14 and the 16 of the constitution. No person can be refused work on the ground they belong to the scheduled caste. अगर कोई व्यक्ति SC से आता है या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का, तो उसको आप मना नहीं कर सकते काम करने के लिए। अच्छा अनऑर्गेनाइज वर्कर आर पीपल हु डू नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ द पेंशन, उनको बेनिफिट नहीं मिलता पेंशन का, मैटरनिटी लीव नहीं मिलती, प्रोविडेंट फंड नहीं मिलता, ग्रेजुटी नहीं मिलती। द वर्कर्स वर्क ऑन द डेली एंड द आवरली वेगस, काम करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, ये होता है आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आगे लिखा अनऑर्गेनाइज लेबर इज इंडिया इज इनॉर्मस व्हेन इट केम्स टू, लगभग 90% है आपका, लगभग 90% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है आपका, 10% के आसपास है ऑर्गेनाइज्ड। इट कम्स टू द इट्स नंबर रेंज एंड द हेंस दे आर omnipresent in the India. The unorganized sector has to put up with the cycle of the excessive seasonality. अब मैंने बताया सीजन होते हैं आपके अलग अलग, जो काम के क्या होते हैं अलग अलग सीजन होते हैं आपके ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर डू नॉट हैव द सिक्योर ड्यूरेबल avenues of the employment. The Unorganized Workers Social Security Act 2008 was passed by the Parliament of the India on December 30, 2008. This act aims to provide the social security welfare to the unorganized sector. The central government and the state government had made the various schemes connected to the life, disability, old age, housing, education, employment. It is these schemes are funded by the central and the state government, दोनों fund करते हैं. This act is applicable to the whole of India, specifically on the for the unorganized sector. अच्छा 79 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साइज ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर स्टैंड करेक्ट। देखो ऑलमोस्ट 93% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स इज इनफॉर्मल, बिल्कुल सही है। अनऑर्गेनाइज एंड द ऑर्गेनाइज सेक्टर बोथ कॉन्स्टिट्यूट द 50% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स रिस्पेक्टिवली। 50% नहीं, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो आपका लगभग 90% के आसपास है और ऑर्गेनाइज सेक्टर आपका 10% के आसपास है, तो आपका सेकंड वाला गलत हो जाता है। तो आंसर जो बनेगा सही बनेगा वो फर्स्ट बनेगा आपका, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है द साइज ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया स्टिल डिबेटेड, पता नहीं है कितना है क्योंकि उसका डाटा होता नहीं सरकार के पास पूरा एक्यूरेट। डिफरेंट ऑफिशियल सोर्सेज आर सिटिंग डिफरेंट स्टैटिक्स। लिखा हुआ द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द 2018-19 रिलीज ऑन द July 4, 2009 says the almost 93% of the total workforce is informal, but the नीति आयोग strategy for the new India at the 75, वो 75% बताता है। Released in the November 2018 said that by some estimated India informal sector employs approximately 85% of the all work, लगभग 85% के आसपास है। There is another government report on the Committee on the Unorganized Sector Statistics in the National Statistical Commission 2012, which says the share of the informal workers is more than the 90% of the total.
इट इज़ नाउ एज्यूम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट मोर देन द 90% ऑफ टोटल वर्क फोर्स। जो आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो लगभग 90% आपका क्या करता है, वर्क फोर्स जनरेट करता है। सेक्शन 2(1) जो आपको बताता है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2020 डिफाइंस एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर एज अ प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज ओरिएंटेड एंटरप्राइज ओन्ड बाय द इंडिविजुअल और द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। दोनों आ सकते हैं, व्यक्तिगत आ सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स आ सकते हैं, वन हु इज नॉट वर्किंग फॉर एन एम्प्लॉयर and is engaged in an unorganized sector jobs earning an income below the threshold or the owning land below a notified limit and if workers and the employer then the total number of the workers cannot be exceed 10। आपके 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। The unorganized sector refer to those enterprises whose activities and the collection of the data is not regulated under the any legal provisions. It is called the unorganized sector because unlike the organized sector it is not registered with the government। बताया था मैंने। and the term employment are not fixed। काम का कुछ फिक्स पैटर्न नहीं होता, छुट्टियों का कुछ फिक्स पैटर्न नहीं होता। हार्डली एनी गवर्नमेंट रेगुलेशन आर फॉलोड लीडिंग टू इरेगुलर वर्किंग आवर्स एंड द लो डेली वेजेस। A few examples from the India of the sector include the small and the marginal farmers, landless agriculture laborers and the sharecroppers। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ द सोशल सिक्योरिटी फिट बेस्ट। तो ये लिखा हुआ है इट इज़ व्हेन द सोसाइटी एज अ होल डिसाइड टू स्टेबलाइज अ सिस्टम टू टेक द केयर ऑफ द सिक्योरिटी अगेंस्ट द एक्सटर्नल थ्रेट। अब यहाँ पे होल लिख दिया ना उसने तो ये गलत हो जाता है, सभी नहीं ले सकते भाई, ये बेस्ट नहीं हो सकता। अ सिस्टम इज प्लेस बाय द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द इलीगल माइग्रेंट। अब यहाँ पे गवर्नमेंट को ला दिया। क्या सिस्टम इज प्लेस बाय द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द इलीगल माइग्रेंट रेफ्यूजी एंड द प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज एंटरिंग द कंट्री। तो ये भी आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट लिखा सोशल सिक्योरिटी इज अ प्रोटेक्शन दैट अ सोशल सोसाइटी प्रोवाइड्स इंडिविजुअल, आपका इंडिविजुअल हो सकते हैं या हाउस होल्ड, टू इंश्योर द एक्सेस टू द हेल्थ केयर। बिल्कुल सही है। गारंटी द इनकम सिक्योरिटी उन्हें मिले पर्टिकुलर इन द केसेज ऑफ द ओल्ड एज, मतलब जो पेंशन वगैरह का है, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पे, सिकनेस के टाइम पे, जब बीमार हो, इनवैलिडिटी, वर्क इंजरी, मैटर्निटी, लॉस ऑफ द ब्रेड विनर। तो ये सारा आपका सही बन जाता है, आंसर बनेगा ये। चौथा के लिए सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन दैट द सोसाइटी प्रोवाइड टू एल्डरली मेंबर ऑफ द वुमेन ओनली। नहीं, अब जहाँ पे होने लग गया वो भी गलत, जहाँ पे होने लग गया वो भी गलत, ठीक है ना। तो देख लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। सोशल सिक्योरिटी क्वाइंट फ्रॉम द टू टर्म्स सोशल प्लस सिक्योरिटी। In this context, it is basically a safeguard and a support system for the poor, weak, deprived and the disadvantaged section of the society, governed and maintained by the state and or its agents in times when these people are unable to protect themselves। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी बनती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इट इज़ नॉट ओनली इंक्लूड द प्रोटेक्शन टू वुमेन एंड द एल्डरली मेंबर्स बट ऑल्सो टू अनएम्प्लॉयमेंट टू द सिक, उनके लिए भी होता है, अनएजुकेटेड और एक्सप्लॉइटेड जो होते हैं आपके। अच्छा लिखा द अल्टरनेट डेफिनेशन इंक्लूड अकॉर्डिंग टू द मरियम वेबस्टर इट इज़ द प्रिंसिपल एंड द प्रैक्टिसेस। अब इनका नाम याद रखना पड़ेगा, मरियम वेबस्टर्स। क्या लिखा हुआ है? It is the principle and the practices of a program of the public provisions as through social insurance assistance for the economic security and the social welfare of the individual and his or her family। तो सोशल सिक्योरिटी इकोनॉमिक भी होनी चाहिए और सोशल वेलफेयर से रिलेटेड भी होनी चाहिए। तो इस वीडियो का जो PDF है वो आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा हमारे, और जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा। वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना। उससे होगा कि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी। हम फेसबुक पे भी हैं, वहाँ पे भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, वहाँ पे भी हमारे पेज को आप लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हमें, वहाँ पे भी आप हमें जाके फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।